हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 इंडियन इकोनॉमी का, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब है वातावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है उसे आने वाली जनरेशन तक बचा कर रखना। यानी कि आज जो हमारे पास रिसोर्सेज एनवायरनमेंट ने दिए हैं उसे आज ही प्रेजेंट में यूज़ कर कर ख़त्म नहीं करना, उसे एक्सप्लॉयट करके ख़त्म नहीं करना, आने वाली जनरेशन को भी बराबर का मौका देना है उन्हें रिसोर्सेज को यूज़ करने का। तो ये चैप्टर में हम सारी समस्याएं पढ़ने वाले हैं कि एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे दोनों बातों का, फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उसके बाद कोजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगर हमारा एनवायरनमेंट कम हो रहा है तो उसकी डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी क्वालिटी जो है वो कम होती जा रही है, तो उसके क्या कारण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के काम आए, और वो कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट क्या है, वातावरण क्या है। एनवायरनमेंट वो चीज़ जहाँ पर हम सर्वाइव करते हैं, जहाँ पर हम सांस लेते हैं, रहते हैं। तो एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग्स, वो वातावरण जहाँ पर एक ह्यूमन बींग सर्वाइव करता है। तो एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशन एंड देयर इफेक्ट विच इम्पैक्ट्स द ह्यूमन लाइफ। वो सारी की सारी कंडीशन जो आपकी एक आम आदमी की लाइफ को अफेक्ट करती है। तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स एंड द टोटलिटी ऑफ द रिसोर्सेज दैट अफेक्ट अवर एग्जिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिंपल सा लॉजिक अगर हम कहें तो जो भी चीज़ हमारे पास वातावरण में है, पेड़ पौधे, पक्षी, जल, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वातावरण ने हमें दी हैं, एनवायरनमेंट ने हमें दी है। यही है आपकी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। तो कहता है द डेफिनेशन सजेस्ट दैट देयर आर फिजिकल एज वेल एज लिविंग एलिमेंट्स ऑन द एनवायरनमेंट। फिजिकल का मतलब होता है जैसे कि आप आयरन, मेटल, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। उसके बाद लैंड, वाटर, माउंटेन्स, मिनरल्स, ये सारी बातें करते हैं। ये वो मौजूद तो हैं लेकिन इसके अंदर लिविंग थिंग्स या जान नहीं है, इनके अंदर जीवन नहीं है। तो इसलिए लिखता है फिजिकल थिंग्स को हम एबायोटिक भी कहते हैं, एज वेल एज लिविंग जो बायोटिक एलिमेंट्स है। बायोटिक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास लिविंग क्रिएचर, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है। तो फिजिकल एलिमेंट्स इंक्लूड लैंड, वाटर, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल्स, ऑल द रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर एज फ्री गिफ्ट, जिसके लिए नेचर ने हमसे कोई पैसे नहीं लिए। लिविंग एलिमेंट्स इंक्लूड लिविंग क्रिएचर लाइक प्लांट एंड एनिमल दैट इम्पैक्ट्स ह्यूमन लाइफ। सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट, सिग्निफिकेंस मतलब एनवायरनमेंट के फ़ायदे क्या है, एनवायरनमेंट क्या काम करता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। अगर भैया मुझे स्टील बनाना है, आयरन बनाना है, एल्युमिनियम बनाना है, तो ये इसका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है, ये हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेज, मिनरल्स, वुड, वाटर, सॉइल एंड अदर्स विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हमारे पास मिनरल, वाटर, सॉइल, फूड, लकड़ियाँ, ये सब चीज़ें क्या है, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। These resources are used as input for the production। हम इन रिसोर्सेज की मदद से आगे रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए हम आगे फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। इनफैक्ट प्रोडक्शन इज सिंपली द प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन में हमने कोई नई चीज़ बनाई नहीं है, हमने उसकी सिर्फ फॉर्मेशन को चेंज किया है। यानी जो गिफ्ट हमें नेचर ने दिया था उसकी फॉर्मेशन को बदला है। लकड़ी कहाँ से मिली, लकड़ी मुझे पेड़ों से मिली। पेड़ कहाँ से आए, पेड़ मुझे नेचर ने दिए, और उस लकड़ी से मैंने फर्नीचर बनाया। तो अल्टीमेट इंडस्ट्री ने सिर्फ फर्नीचर को ट्रांसफॉर्म, लकड़ी की फॉर्मेशन को बदलने का काम किया, लेकिन जो लकड़ी मुझे मिली वो मुझे मिली कहाँ से, एनवायरनमेंट से। इसलिए कहता है एनवायरनमेंट जो है वो प्रोडक्शन के लिए हमें रिसोर्सेज देता है। तो रिसोर्सेज हमारे पास दो तरीके के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद लिखता है सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट में दूसरा पॉइंट, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। ये वातावरण ही है जो मनुष्य को जिंदा रखता है। अगर ये वातावरण अच्छा नहीं होगा तो मनुष्य भी लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा। एनवायरनमेंट इंक्लूड सन, सॉइल, वाटर, एयर दैट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ह्यूमन लाइफ। एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स इम्प्लाइज द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। अभी हमें थोड़े दिन ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या हुआ,
तो हमें मिलना समझ लो हम जीना बंद हो गया था, लोगों को समस्या होनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए एनवायरनमेंट जो है वो आपकी लाइफ को सस्टेन करता है। एनवायरनमेंट एलिमिनेट वेस्ट, एनवायरनमेंट जो है आपके वेस्ट को ख़त्म करता है। कैसे? जो धुआं, जो पोल्यूशन हमारी गाड़ियाँ एनवायरनमेंट में छोड़ रही है, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उन ऑक्साइड्स को, उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो अगर वो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेस्ट को रिसोर्सिस में कौन बदलेगा? तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटीज जनरेट वेस्ट। तो क्या होता है कि फैक्ट्रियों की वजह से, एक आम आदमी की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिस अकर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। और ये कूड़ा करकट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वेयर डज इट गो? ये कहाँ जाता है? द एनवायरमेंट एब्जॉर्ब इट, एनवायरमेंट इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे फिल्टर करता है और आपको वापस दे देता है। एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। जितना आपका एनवायरमेंट अच्छा होगा उतना ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी, उतना ही आप अच्छे से जी पाओगे। अगर आपका पानी, पीने का पानी साफ़ है, आपकी हवा लेने वाली जो एयर है वो साफ़ है, तो आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी, कम से कम बीमारियां होंगी, और यही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी। देखो नया नाम है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब सामान उठाने की क्षमता जैसे हम कहते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की क्या होगी? एनवायरनमेंट को साफ करने की क्षमता। सपोज करो अगर मैंने पॉल्यूशन किया और उतने ही मेरे पास पेड़ हैं, तो क्या होगा? जितना पॉल्यूशन कर रहा हूँ उतने का उतना एयर फिल्टर होगी और मुझे वापस ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो जब तक मैं कैरिंग कैपेसिटी, जितनी आपकी एनवायरनमेंट की एयर को फिल्टर करने की कैपेसिटी है, तब तक मैं पॉल्यूशन करता रहा तो मुझे टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? जितना मैं नुकसान करूंगा एनवायरनमेंट उसको भरपाई कर देगा, वो बैलेंस हो जाएगा। समस्या कब शुरू होगी? जब मैं नुकसान ज़्यादा करूंगा और भरपाई कम होगी। तो यही बात वो यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि मैं यूज़ कर रहा हूँ रिसोर्सेज, मैं मान रहा हूँ कि मैं पेड़ पौधे काट रहा हूँ, लेकिन उतने ही पेड़ पौधे काटूँ जितने मैं रीगेन कर सकूँ, रीजनरेट कर सकूँ, सो दैट रिसोर्सेज एंडाउमेंट डू नॉट एग्जॉस्टेड और डेप्रिसिएटेड। अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूंगा तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। जनरेशन ऑफ वेस्ट डू नॉट एक्सीड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इतना ही मुझे वेस्ट क्रिएट करना चाहिए जितना मेरा एनवायरनमेंट उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके। उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने से आपका फ़ायदा क्या है? यानी कि आपकी एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं होगा। एनवायरमेंटल क्राइसिस कब होगा? एनवायरनमेंट को नुकसान कब होगा? सिंपल सा लॉजिक है, जब मैं रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ करूंगा, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करूंगा, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करूंगा, उसके बाद तो एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होता ही चला जाएगा। तो एनवायरनमेंट क्राइसिस अकर व्हेन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज चैलेंज थ्रू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, थ्रू एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट। टू बेसिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए। दो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सबसे पहली समस्या। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जो है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड से ज़्यादा पानी, यानी मैं धरती से ज़्यादा पानी निकाल लूँगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि धरती में पानी ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही पानी ख़त्म होगा वो धरती बंजर होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन भी खतरनाक है और पॉल्यूशन भी खतरनाक है। पॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ऑल द एक्टिविटी, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चाहे वो कंजप्शन से, चाहे वो फैक्ट्री वाला करे, चाहे वो कंज्यूमर करे, यानी कि फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है वो भी खतरनाक है, और जो हम कंज्यूमर एसी यूज करते हैं उससे जो ऑक्साइड, कार्बन वगैरह निकलती है वो भी नुकसानदायक है। अल्टीमेटली क्या चीज़ इफेक्ट हो रही है? एनवायरमेंट, एयर, वाटर, ये सब चीज़ें क्या हो रही है? पॉल्यूट हो रही है। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन, ये तीन समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहली समस्या है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब वायु का प्रदूषित होना। कैसे होगी वायु प्रदूषित? यानी जो मैं पॉइजनस गैसेस अपने अपने एनवायरनमेंट में, वातावरण में छोड़ रहा हूँ, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन खत्म होती चली जाएगी और ऑक्साइड्स बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही मैं सांस लूंगा वो ऑक्साइड मेरे शरीर में जाएंगे और वो नुकसान करेंगे। तो एयर कैरीज ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पोल्यूशन ऑफ एयर इम्प्लाइज पॉल्यूशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। जैसे ही उसकी क्वालिटी
कम हो जाएगी। व्हाट कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर, क्या क्या कारण है जिससे पॉल्यूशन होता है? तो सबसे पहला कारण स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती हैं उससे होता है। पॉइजनस गैस एमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल, जब मैं केमिकल का प्रयोग करता हूँ, हार्मफुल केमिकल किसी चीज़ को साफ करने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, लेदर इंडस्ट्रीज में केमिकल यूज होता है, उससे जो धुआं निकलता है वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। और एमिशन ऑफ गैसेज बाय मोटर व्हीकल, यानी कि जो हम व्हीकल्स से धुआं निकालते हैं वो भी हमारी एयर की पॉल्यूशन के क्रिएट करता है। इसके बाद वाटर पोल्यूशन, पानी भी तो प्रदूषित हो रहा है, कैसे प्रदूषित होगा? दूसरा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंदा रहने के लिए, जितना स्वच्छ पानी होगा उतना ही पेट, लीवर से जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो कम होंगी। वाटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड इट इज पॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट सीरियस। मोर सीरियस प्रॉब्लम इज दैट कंटामिनेशन ऑफ द वाटर। यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर लीड्स टू डायरिया एंड हेपेटाइटिस, कई सारी बीमारियां आपको घर कर लेती हैं। डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लो इनटू स्ट्रीम्स और रिवर, यानी कि जो आपका गंदा नालियों का पानी है, जब वो रिवर, नदी नालों से जाकर, नदियों से जाकर मिल जाता है तो वो उस वाटर को पोल्यूट कर देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से पानी बाहर निकलता है, जो केमिकल वेस्ट बाहर निकलते हैं वो पानी में जाकर मिल जाते हैं तो पानी की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ, खेती बाड़ी करता हूँ, खेतों में पानी भरकर जमा करके रखता हूँ, पेस्टिसाइड छिड़कता हूँ तो वो पेस्टिसाइड पानी में मिल जाता है और बाद में जब मैं उस पानी को नदियों में छोड़ देता हूँ तब वो आपकी नदियों को पॉल्यूट कर देता है। थर्मल पावर एशिज, एशिज का मतलब जो भी होता है, जैसे जो राख निकलती है, थर्मल पावर प्लांट कोयले को यूज करता है, कोयला यूज करता है बिजली बनाने के लिए। अब जो कोयला खराब हो जाता है, खराब कह रहा हूँ, जो कोयला राख बन जाता है उसे हम पानी में बहा देते हैं, उससे भी आपका वाटर पोल्यूशन होता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या नॉइस पोल्यूशन। आजकल मैं ढेर सारी मशीनें यूज़ करता हूँ, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, उसके बाद मोटर व्हीकल, इन सब चीज़ों से क्या होता जा रहा है? नॉइस बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता है, तेज आवाज़ बढ़ती जा रही है, इससे आपकी हियरिंग कैपेसिटी को नुकसान पड़ता है। तो साउंड प्रोड्यूस बाय द व्हीकल्स, साउंड प्रोड्यूस बाय द मशीन, साउंड प्रोड्यूस बाय द हाउस होल्ड अप्लायंसेज, इन सब चीज़ों से क्या बढ़ रहा है? नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मशीनाइजेशन हैज़ रेज्ड, हमारे हर जीवन का हिस्सा बन चुकी है मशीनें, और मशीनें जितना ज़्यादा यूज़ करती हैं उतना ही ज़्यादा वो आपको नुकसान पहुँचाती हैं। इसके बाद एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारी दूसरी समस्या को बता रहा है। सेकंड एस्पेक्ट जो है वो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करना, उनकी काबिलियत को कम करना है, उनको कम करना है, डेप्लीट करना है, हमारे देश से ख़त्म कर देना है। तो यही बात वो यहाँ पर कह रहा है। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर मैं तरक्की पाना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करूँगा, फिजिकल कैपिटल को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करूँगा। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे ही मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाऊँगा, मेरी जो रिसोर्सेज हैं वो डेप्रिशिएट होने शुरू हो जाएंगे, रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाएगा और एनवायरनमेंट उतना रिसोर्सेज नहीं बना पाएगा, तो अल्टीमेट वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ऑफन वी मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल एसेट, हम पेड़ उगाते तो हैं लेकिन उसे उगने में, बढ़ने में, एक अच्छा वृक्ष बनने में 15-20 साल लग जाएंगे और इतना टाइम हमारे पास नहीं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों का काटना। जब मैं पेड़ काटना शुरू कर देता हूँ, जब मैं पेड़ों की कटाई करना शुरू कर देता हूँ, तब वो आपका क्या बन जाता है? डिफॉरेस्टेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए बून एज इट ऑफर्स वैरायटी ऑफ थिंग्स टू कंज्यूम एंड हैज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर भैया सिंपल सा लॉजिक है कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मुझे पेड़ों की कटाई करनी पड़ रही है, और इससे क्या होता है? इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है। ट्रीज आर फेल्ड टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ द वुड्स, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो लकड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, फर्नीचर की डिमांड बढ़ेगी तो लकड़ियाँ ज़्यादा कटेंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर मैं शहर को बढ़ाऊंगा तो पेड़ साफ करता जाऊंगा, शहरों के इलाके को बढ़ाता चला जाऊंगा, आसपास के जो पेड़ पौधे वाले इलाके थे उसे कम करता चला जाऊंगा। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, भाखड़ा डंगल जैसे डैम जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे हज़ारों लाखों की संख्या में पेड़ काटने पड़ते हैं, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, अब मैं डिफॉरेस्टेशन कर दूंगा, पेड़ों को काट दूंगा, तो जो फर्टिलिटी है सोइल की वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोइल इरोजन होएगी, बारिश आएगी, जो फर्टाइल चीज़ थी लैंड की, जो सोइल थी, जो मिट्टी थी, वो बहकर पानी में मिल जाएगी। जो पेड़ उसे होल्ड करके रखते थे वो तो थे ही नहीं, और थे नहीं तो
फर्टिलिटी खत्म। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। सॉइल इरोजन कोस्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लड, जो फ्लड आएगा, जो बाढ़ आएगी, जो हवाएं चलेंगी, पहले पेड़ थे तो उसे रोक लेते थे, अब पेड़ नहीं है तो वो उसे उस मिट्टी को उड़ा कर ले जाएंगे, और वो मिट्टी चली जाएगी तो वो जमीन जो बचेगी दैट इज बंजर भूमि, जिसका कोई काम नहीं है। एल्कलाइन और सैलिनिटी कोज टू वाटर लॉगिंग, पानी बहकर चला जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से आपकी सोइल जो है वो एल्कलाइन हो जाती है, वो खराब हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से भी आपको समस्याएं देखने को मिलती है। एक्सेसिव वाटर लॉग्ड ऑन द टॉप ऑफ द सोइल, इट सक्स ऑफ द न्यूट्रिएंट। अब वो पानी कई दिन तक खड़ा रहा, पेड़ होते तो उस पानी को सोख कर धरती के नीचे पहुंचा देते, लेकिन वो पानी ऊपर ही खड़ा रहा, पानी ऊपर खड़ा तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पानी ने सोख लिए, और वो बह के चला जाएगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स भी बहकर चले जाएंगे। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्या क्या कॉजेज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के? सबसे पहले पॉपुलेशन, ज्यादा आबादी, ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, लोग गरीब हैं तो पेड़ काटते हैं चूल्हा जलाने के लिए, अपनी रोटी बनाने के लिए वो लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज़्यादा शहर बढ़ेगा उतना ज़्यादा पेड़ कटेंगे, और पेड़ कटेंगे तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, आपकी डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होगा, आपकी एनवायरनमेंट की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर, आपके देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ता जा रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी तो आप केमिकल का यूज कर रहे हो खेती बाड़ी में, यह है सबसे बड़ी समस्या। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए भी जगह चाहिए, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो इसकी वजह से भी एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, और व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो फिर से धुआं बढ़ेगा, धुआं बढ़ेगा तो फिर से पॉल्यूशन बढ़ेगा। डिग्रेडेशन ऑफ सिविक नॉर्म, यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, पॉल्यूशन के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, लोग अपनी मन मर्जी से पॉल्यूशन कर रहे हैं, और इससे हमारे देश को नुकसान बढ़ता जा रहा है। मेजर टू बी टेकन बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्ट, कैसे मैं अपने इस एनवायरमेंट को बचाऊं? सबसे पहले लोगों को जागरूक करूं, सोशल अवेयरनेस को। दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल करूं, जनसंख्या कानून लेकर आऊं, तब जाकर कहीं मेरी आबादी कंट्रोल होगी, और आबादी कंट्रोल होगी तभी हमारे रिसोर्सेज बच पाएंगे। एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, इस तरह के अभियान बनाओ, कानून बनाओ, तब जाकर ये रुकेगा। अफॉरेस्टेशन कैंपेन यानी कि पेड़ लगाओ अभियान चलाऊं, तब जाकर कहीं हमारे देश के अंदर एनवायरमेंट बचेगा। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की वजह से जो वो पानी जाकर नदियों में मिल रहा है उसे स्टॉप करूं, उसे रोकने की कोशिश करूं, लोगों के चालान काटूं, तब जाकर ये चीज़ें समस्याएं दूर होगी। वाटर मैनेजमेंट, जो बारिश से पानी आया है, जो बारिश के पानी को फिल्टर करना है, हर चीज़ को, रिसोर्सेज को मैनेज करके रखूं, पानी वेस्ट ना करूं, दैट इज़ वाटर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो आपका वेस्टेज है, जो गार्बेज, जो कूड़ा कचरा आपकी फैक्ट्रियों से, आपके घरों से निकलता है, उसे अच्छे से ट्रीट करूं, ऐसे ही स्प्रेड, ऐसे ही फेंक ना दूं जिससे नुकसान हो। और इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग, घरेलू फैसिलिटीज़ दूं, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ दूं, तब जाकर आपका जो एक एनवायरनमेंट है थोड़ा सा साफ सुथरा बनेगा। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल सा लॉजिक है, आज मैं जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, आने वाली जनरेशन भी उस रिसोर्सेज को यूज़ करे, मैं सारे के सारे रिसोर्सेज आज ही ख़त्म ना कर दूँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ रेजिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ एट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो आज की बात तो हम कर ही कर रहे हैं, साथ में फ्यूचर आने वाली जनरेशन की बातें भी हम कर रहे हैं, विदाउट थ्रेटनिंग द नेचुरल एंडाउमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सिंपल सा लॉजिक है, एनवायरनमेंट और आपके उसको खतरा किए बिना, आपके एंडाउमेंट को, आपके सर्वाइवल को खतरा किए बिना हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, उसे प्रोटेक्ट करें, दैट इज आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फीचर क्या है? सस्टेन्ड राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। हम नहीं कहते कि जीडीपी मत बढ़ाओ, आप तरक्की मत करो, हम हर चीज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, इस तरीके से कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करें, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना होने दें, यही है सबसे बड़ी चीज। एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल द नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड।
तो सिंपल सा कहता है कि हमें इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि आने वाली जनरेशन भी उसे यूज़ कर पाए, हम प्रेजेंट की सोच कर काम ना करें। चेक ऑन पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, पोल्यूशन को चेक करना है, हर इंडस्ट्रीज के ऊपर सख्त रूल्स और रेगुलेशन लगाने हैं, तभी जाकर ये पोल्यूशन कंट्रोल होगा। स्ट्रेटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या यूज करूं, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी लगाऊं, बढ़िया टेक्नोलॉजी लगाऊं, यानी कि आउटपुट ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा और पॉल्यूशन कम। इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी यूज करूं, विंड एनर्जी यूज करूं, जिससे आपका पॉल्यूशन नहीं होता। थर्मल पावर प्लांट्स को कम से कम करने की कोशिश करूं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रूरल गांव को डेवलप करूं, उसके खेती बाड़ी की टेक्निक्स को डेवलप करूं, पुरानी टेक्निक को छोड़ के नई टेक्निक बनाऊं, ये बहुत जरूरी है। कन्वर्ट द सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो सोलर बिजली से, सनलाइट से बिजली बनाने की कोशिश करूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करूं, जैविक खेती करूं। जैविक खेती का मतलब जहां पर कोई भी आप फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते, हर चीज नेचुरल तरीके से उगाई जाए। मैनेज द वेस्ट, जो भी आपका कूड़ा करकट है उसे ऐसे ही ना फेंकूं, उसे अच्छे से डिस्ट्रॉय करने का तरीका निकालूं। स्ट्रिंजेंट लॉज फॉर द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स, कानून बनाने पड़ेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए कि वो जो वेस्ट निकलता है वो किस तरीके से ट्रीट करें, वो कहाँ पर फेंकें, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेगी। और पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट व्हीकल यूज़ करने की जगह पब्लिक सरकारी व्हीकल्स यूज़ करूं, तो उससे क्या होगा, उससे सिंपल एक ही चीज़ होगी, प्राइवेट 10 बंदे निकलेंगे, 10 गाड़ियां लेके पोल्यूशन ज़्यादा होगा, 10 बंदे निकलेंगे एक बस में तो पोल्यूशन 10 गुना कम होगा। दैट इज़ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यही था हमारा फ्यूचर जनरेशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।